Hello everyone, good morning. अच्छा, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे बेटा लास्ट टाइम? ग्रेविटेशन में कहाँ तक पहुंचे? हाँ, हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, दोनों भी हो गया। ठीक है, कुछ ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके दिया था। छुटकी इस तरह फर्स्ट डे, तेरे भी फर्स्ट डे बेटा। फर्स्ट डे, हाँ अब तो पहचान। फर्स्ट डे मतलब ऑनलाइन बैठते थे ना? हाँ बस, चलो फाइन। यहाँ देखो, अभी जो हम लोगों ने एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए, जरा उसको एक बार गो थ्रू कर लो, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। ठंडी लग रहा है। ओके, सो पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा, फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। देखो अभी जो ग्राफ है, दिस इज एनर्जी और ये हमारा आर। आर क्या बेटा बोलो? सेंटर से लेके और जहां पे हमारा सैटेलाइट है उसके बीच का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ अर्थ से लेके जहां पे हमारा सैटेलाइट है उसके बीच का डिस्टेंस इज आर, और वाई एक्सिस पे एनर्जी। बराबर है। अभी पॉइंट ऐसा है कि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे एनर्जी क्यों? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? एनर्जी को ले लो एक्स एक्सिस पे, आर को ले लो वाई एक्सिस पे। कर सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। याद करो, लाइन मारने को सिखाया था मैंने पिछले टॉपिक में। कौन सा टॉपिक बोलो? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में जितना भी ग्राफ ड्रॉ किया था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? कि जो दो टर्म्स हैं उनमें से जो डिपेंडेंट होगा दैट शुड बी ऑन द वाई एक्सिस, और जो इंडिपेंडेंट होगा इट शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो आर पे डिपेंड करेगा, आर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। थोड़ा सा एग्जांपल मान लो बेटा, हमारा जो सैटेलाइट है इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के पास में होगा मतलब आर का वैल्यू क्या होगा? कम। आर का वैल्यू कम है मतलब दो मासेस के बीच का डिस्टेंस कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें सेंट्रीपेटल फोर्स देता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम है, हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। डिस्टेंस बढ़ गया तो काइनेटिक कम होगा लेकिन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये सब एनर्जीज किस पर डिपेंड करते हैं? डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। एनर्जी क्या हो गया? डिपेंडेंट। इसके लिए एनर्जी आ जाएगा वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे बोलो? यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी का, और ये दोनों ग्राफ है टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा तो इक्वेशंस देख लो, जो चारों में फार्मूले लिख के दिया था मैंने,
उनको चेक कर लो। काइनेटिक एनर्जी था Gmm डिवाइड बाई 2r, पोटेंशियल एनर्जी था Gmm डिवाइड बाई r विथ माइनस साइन, टोटल एनर्जी क्या था Gmm डिवाइड बाई 2r विथ माइनस साइन, और बाइंडिंग एनर्जी क्या था Gmm डिवाइड बाई 2r। तो काइनेटिक और बाइंडिंग एग्जैक्टली द सेम ही है ना, इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये दोनों भी नेगेटिव है। वैसे भी देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव, y भी क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों भी नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो r जो है डिस्टेंस हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट जो हमारी एनर्जी है y एक्सिस पे पोटेंशियल टोटल दोनों का नेगेटिव में है, माइनस है। इसके लिए बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, और यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव है, इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया। दोनों भी नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, आर तेरा पॉजिटिव है ना, डिस्टेंस पॉजिटिव है, एनर्जी तेरा नेगेटिव है, और एनर्जी कहाँ पे बेटा बोल y एक्सिस पे है, तो नेगेटिव होना चाहिए, और तेरा x एक्सिस क्या होना चाहिए पॉजिटिव, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही पॉसिबल है ना। समझा बेटा? ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस जब कम है काइनेटिक और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा काइनेटिक और बाइंडिंग दोनों का वैल्यू कम होता जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, हमारा टोटल और पोटेंशियल, जब R का वैल्यू बढ़ेगा तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप बोलोगे सर आप हमको बाबा बना रहे हो। बाबा इसलिए बना रहे हो कि सर चारों ही फार्मूले में R किधर है, डिनोमिनेटर में। सर जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इन सबका वैल्यू कम होना चाहिए ना, तब ऐसा कैसा बोल रहे हो कि इन दोनों का वैल्यू बढ़ रहा है। अरे बेटा एग्रीड, इन दोनों का वैल्यू कम हो रहा है, बट कौन सा वैल्यू कम हो रहा है, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू कम हो रहा मतलब उनका वैल्यू बढ़ रहा है ना। अरे बेटा -10 बढ़ा कि -2 बढ़ा, -2 बढ़ा है ना। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज कम हो रहे हैं, दोनों भी कम हो रहे हैं, बट कौन सा वैल्यू कम हो रहा है, निगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू बढ़ रहा है। मेरा बात सबको समझा बेटा, कौन सबको समझा। ये ग्राफ, कभी कभी एंट्रेंस में ग्राफ भी आता है, ऐसा कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ठीक है। तो इनको भी ड्रॉ कर लो, और समझा ना बेटा कैसा है। और एक चीज और, तो मेरी बात सुन जरा ध्यान से, ये भी मैंने बताया, भी एक्सप्लेन किया था। डिस्टेंस का वैल्यू कम है तो काइनेटिक और बाइंडिंग ज्यादा है, क्यों, डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें क्या देता है बोलो, सेंट्रीपेटल फोर्स, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। और ऑल सरफेस से बाहर फेंकना आसान है, ऑलरेडी काफी हाइट पे, वहां से बाहर फेंकना आसान है, ज्यादा आसान है। ऑल सरफेस से फेंकना ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी लगेगा। तो जब डिस्टेंस कम है तो काइनेटिक और बाइंडिंग ज्यादा है, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो दोनों का वैल्यू कम हो रहा है। यहाँ पे देख लो बेटा, जब डिस्टेंस कम है तो दोनों का वैल्यू कम है, बट जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो दोनों का वैल्यू बढ़ रहा है। और वैसे भी 9th वाला फार्मूला सोच के देखो, पोटेंशियल एनर्जीज mgh, m चेंज होगा नहीं, g चेंज होगा नहीं, तो क्या बचा h। हम जितना ऊपर जाएंगे, जितना ज्यादा हाइट पे जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। याद रहेगा सबको। अब आज खत्म करेंगे बेटा, चलो फटाफट लिखो, आज खत्म करेंगे इसको, बहुत हो गया। कॉलेज में कोई दूसरा टॉपिक चालू किया, कॉलेज चालू हुआ, कौन सा कॉलेज, कौन सा टॉपिक चालू, मतलब चालू मोशन प्लेन जो अपना वो चुका ऑलरेडी।
चलो डन हो गया लिखे। अच्छा, वो जो 10 एक्सप्रेशन था, उस 10 एक्सप्रेशन का दूसरा वाला पार्ट, when satellite is close to the earth's surface, चेक करो उसमें स्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? उसमें स्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या था बेटा, बोलो। स्केप वेलोसिटी v is equals to under root 2 times of vc। अरे हाँ ना, स्केप वेलोसिटी is under root 2 times of critical velocity, है कि नहीं? When it is revolving at certain height तभी under root 2 times नहीं है। चेक करके देखो कब है? When it is on the earth surface or close to the earth surface, close to भी नहीं, earth surface पे तो ही under root 2 times of vc लिख के दिया है ना। उसको बेटा तीन अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यूज, तीन अलग अलग तरह से। लिखो, स्टार्ट करके लिखो। पहला लिखो बेटा, राइट डाउन, स्टार्ट करके फर्स्ट वन। in order to move a satellite, in order to move a satellite, in order to move a satellite, in order to move a satellite away from the influence of gravity, in order to move a satellite away from the influence of gravity from the earth's surface, from the earth's surface, from the earth's surface, its velocity should be increased by, its velocity should be increased by under root 2 times of critical velocity, under root 2 times of critical velocity। ये तो अपन ने लिखा ही था, वो तो वैसे का वैसे हम लोगों ने लिख दिया। नीचे और करके लिखो, और अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी लिख दिया। नीचे और करके, बीच में और करके लिखो, इट्स वेलोसिटी, और इट्स वेलोसिटी should be increased by 41.4%,
41.4%, 41.4%। ठीक है, इसमें डाउट है सर कैसे 41.4%? इसका कुछ जानना है? ओके, आता आप लोगों को जानना है कैसे 41.4% जानना चाहते हैं सब लोग? ठीक है, तो मुझे बताओ परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला है? हम निकालते हैं ना परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, मैंने परसेंट की बात किया ना, 41.4% बढ़ जाएगा, तो चेंज की बात करी है, तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी into 100. What is change in velocity? V minus VC। हम जो वेलोसिटी देने वाले थे वो क्रिटिकल वेलोसिटी देने वाले, बट फाइनली हमने कौन सा वेलोसिटी दे दिया? स्केप वेलोसिटी। तो चेंज क्या हो गया? ये दिया और ये देने वाले थे, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा चेंज है, और एक्चुअली हमारे पास क्या है? VC इंटू 100 इंटू 100। तो VE क्या है? अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ VC माइनस VC अपॉन VC इंटू 100। ये तो फॉर्मूला ही है ना, चेंज अपॉन एक्चुअल इंटू 100। तो ये चेंज हो गया V माइनस VC अपॉन VC इंटू 100। बट V क्या है? अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ VC, A माइनस VC अपॉन VC एज इट इज, और इंटू 100 तो रहेगा ही बेटा। अब VC कॉमन छू, तो क्या बच गया? अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 100। बट अंडर रूट 2 का वैल्यू क्या होता? 1.414 माइनस 1 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 0.414 इंटू 100, बोले तो 41.4%। बराबर है? सबको समझा बेटा? वही सेम चीज को मैंने परसेंटेज के फॉर्म में बोला। अब तीसरी बार कुछ और बोलूंगा बेटा, तो तीनों में से किसी भी तरह से वो लोग क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछने दो, हमको तो सब आता है, तो टेंशन क्या है? तो इसको छाप लो बेटा, ये जो लिखा ना आप लोगों ने दूसरा वाला स्टेटमेंट, उसके सपोर्ट में इसको लिख लो कि कैसे 41.4%, है ना चुटकी? चलो आगे बढ़े, और करके लिखो, और its kinetic energy should be doubled, or its kinetic energy should be doubled। कैसे डबल?
काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, या ऐसा लिखो ना, पहले हम क्या देने वाले थे बेटा, बोलो, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 इज हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, और वो वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो vc का स्क्वायर। बाद में हम क्या देने वाले थे बेटा, बोलो, और हमने दिया क्या बाद में, स्केप वेलोसिटी। तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v e स्क्वायर। बट मुझे अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोला था ना बेटा, कभी भी रिलेशन चाहिए तो डिवाइड करने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m vc स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर, हाफ m छू, तो क्या बच गया बेटा, बोलो, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज vc v द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू vc का वैल्यू बोलो, vc, v का वैल्यू बोलो, √2 टाइम्स ऑफ vc का होल स्क्वायर, vc छू, 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1। मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया बेटा, बोलो, डबल कर दिया कि नहीं, याद रहेगा तो इसको भी लिख लो बाबू। ओके, हो गया। चलो, आई थिंक इसमें सब खत्म हो गया है। एक छोटा सा पार्ट बच गया है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ऑलरेडी मैंने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख के भी दिया आप लोगों को। ये जो 10 एक्सप्रेशन उसमें लिख के दिया है कि नहीं, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। फॉर्मूला क्या था, G(m)m डिवाइड बाय r। आया भी है बेटा माइनस r, वो आया भी है, ठीक है। बट उसको भी हमको एक बार इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करके देखना है। कौन से मेथड से, इंटीग्रेशन के मेथड से। देखो दिया ऑन पेज नंबर
पेज नंबर 90 पेज नंबर 90 पे देखो दिया है जरा पढ़ो, देखो कुछ समझ में आया है क्या? पेज नंबर 90 पे पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन दिया है उसको जरा पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है क्या कुछ भी? क्या बेटा पढ़ो तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो अच्छी बात है। फाइन, देख कैसा है ना, वो लोगों ने कुछ ऐसा बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं किया, इसके लिए नहीं समझ में आया। मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, देखो आता है क्या समझ में। एक सिंपल सी बात ऐसा है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। याद करो मेजरमेंट के टाइम से मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूं कि हमेशा वर्क कब करना पड़ता है, फोर्स के अगेंस्ट। अगर फोर्स ही नहीं होगा तो क्या हमें वर्क डन करना पड़ेगा? समझे मेरा पॉइंट? कि अगर फोर्स है तो ही वर्क डन है, वर्क डन है तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर फोर्स ही नहीं तो वर्क डन भी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। मेरा बात समझ में आ रहा है बेटा? इसको उठाना है, इसको ऐसा उठाना है मुझे, तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है ना। क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है? बिकॉज इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो? वर्क डन। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ता? नहीं करना।
इसके लिए देखो मैंने आपको बताया भी है, लिख के भी दिया है किधर, तो आपको याद होगा। तो कहां पे पोटेंशियल एनर्जी होता है? फील्ड के अंदर। फील्ड बोले तो क्रिकेट खेलते हैं ना अपन, वो फील्ड ना, वो वाला फील्ड नहीं। फील्ड का मतलब होता है जहां पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जहां पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको फील्ड बोलते हैं। अब वो भले इलेक्ट्रिक फील्ड होने दो, मैग्नेटिक फील्ड होने दो, ग्रेविटेशनल फील्ड होने दो, इन तीनों में चीज कॉमन क्या है कि तीनों जगह पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड है तो मास को फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पोल को फोर्स एक्सपीरियंस। तो फील्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? फील्ड मतलब फोर्स है, फोर्स से मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा मतलब वहां पे पॉइंट समझा। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है। एक सिंपल सा पॉइंट याद रखो बेटा, मान लो ये हमारा है अर्थ, ये हमारा अर्थ है बेटा, ये हमारा अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ। मान लो ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये है हाइट अबव अर्थ सरफेस, ठीक है, ये है स्मॉल एम, और एक किसी न किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मान लो रिवॉल्व हो रहा है, मान लो इसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। लेकिन मुझे करना क्या बेटा बोलो, इसको यहां से यहां पे लेके आना, एक हाइट पे लेके जाना, यहां से एक हाइट पे लेके जाना, ऊपर लेके जाना है। तो ये आसानी से जाएगा क्या? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करके रखा है, तो मुझे उस फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। ये बेटा इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन मैथ्स में फॉर्मूला इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, मैथमेटिकल मेथड्स में भी सर ने बताया होगा आप लोगों को इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव। ठीक है, मेरी बात सुन बेटा, सिर्फ इतना ही दिमाग में रख, फिजिक्स के एंगल से राम सर तुमको सब पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज मैथ्स 2 पूरा का पूरा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ही है 12th में। 12th में एंटायर मैथ्स 2 इज ओनली इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, और वो तुमको नहीं आया तो तुम्हारा फिजिक्स भी वीक हो जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजिक्स के एंगल से मैं सिर्फ तुमको इतना ही बताना चाहता हूं कि मान लो कोई भी छोटा सा इफेक्ट है, छोटा सा वैल्यू आपको पता है, और उसका बड़ा सा वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेट करना चाहिए। देखो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेट करेंगे बेटा। और कोई बड़ा सा वैल्यू आपको पता है और उसका छोटा सा इफेक्ट है, छोटा सा वैल्यू चाहिए, तो क्या करने का? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करने का बेटा। ये दोनों भी एक दूसरे का ऑपोजिट है। होप यू आर गेटिंग विद दिस। छोटू से बड़ू इंटीग्रेशन, बड़ू से छोटू डेरिवेटिव, और दोनों भी एक दूसरे का बेटा उल्टा है, अपोजिट है। एक एक टॉपिक में ज्यादा नहीं, 40-40 फार्मूले होंगे मेरे को लग रहा है, 35-40 फार्मूले होंगे एक एक टॉपिक में इंटीग्रेशन में, और उतना ही डेरिवेटिव में भी होंगे, मतलब सब मिला के 70 फार्मूले के आसपास होंगे, और एक एक पे 40-50 सम्स। बस इतना ही है मैथ्स 2 तुम्हारा। तो मैथ्स 2 ना बेटा ऐसा है, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पे ही है। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करके बताना बेटा, इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करके बताना। ठीक है, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग समझो प्लीज। कुछ नहीं समझेगा तो मेरे को बोलो सर, नहीं समझो फिर से बताओ, क्योंकि नया है ना आप लोगों के लिए, कभी ऐसा किया नहीं है ना, इसके लिए अगर नहीं समझा तो पक्का बोलो सर नहीं समझो फिर बताओ। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम इंटीग्रेशन कैसा करते हैं, या यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, थोड़ा ऊपर वाला पार्ट दिख नहीं रहा, तो थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, उसमें दिख नहीं रहा है। मान ले बेटा हमारा सैटेलाइट यहाँ पे है, स्मॉल है, क्या हाइट पे बेटा बोलो? h के हाइट पे। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल r इज r प्लस h, और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। मुझे इसको यहां से थोड़ा और ऊपर लेके जाना है, तो और ऊपर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, और ऊपर लेके जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ का फोर्स फाइंड आउट कर लूं, कितना फोर्स।
फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, मतलब समझो यहां से थोड़ा सा ऊपर का जो आर है ना, आर, तो उसको मैं बोल दूंगा डी आर। डी बोले तो डेरिवेटिव, आर बोले तो डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस। डी आर का मतलब क्या होगा? छोटा सा डिस्टेंस। क्योंकि मेथड क्या है, मेथड क्या इंटीग्रेशन का, कि पहला छोटा सा वैल्यू फाइंड आउट करो और बाद में उसको इंटीग्रेट करके बड़ा सा वैल्यू निकालो। समझ में आ रहा है बेटा? तो पहले हम लोग थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा वर्क डन निकालेंगे और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और जो टोटल वर्क डन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज जो भी हम वर्क करते हैं वही स्टोर होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी। लिख के भी दिया था मेजरमेंट में, ऑलवेज वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स, and whatever work we are doing, that work stores in the body as an energy called potential energy or stored energy। लिख के दिया था, याद है ना? बीएसएस में लिख के दिया था बेटा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। पहले देखेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर कितना फोर्स है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहले वो निकाल लेंगे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो भी यहाँ पे फोर्स होगा, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में हम लोग थोड़ा सा वर्क डन करके थोड़ा सा वर्क डन निकालेंगे और बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये मास यहाँ पे है तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसका वैल्यू जरा बताना मुझे। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा? कम ऑन, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? बोलो बोलो बोलो। Yes, force equals to G, first mass, second mass, distance का स्क्वायर, इतना फोर्स होगा। अब मैं क्या बोलूंगा, मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट में मास को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मेरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr है तो उसके लिए मेरा छोटा सा वर्क डन क्या होगा बेटा? बोलो। dw is equals to minus f dr। सर ये कहां से आया? 7th 8th स्टैंडर्ड से आया बेटा, पढ़ा हम लोगों ने। वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मेजरमेंट में मैंने भी लिख के दिया ना, वर्क डन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या होगा बेटा? बोलो। देयरफॉर डी डब्ल्यू, अच्छा हाँ, माइनस साइन क्या बता रहा? माइनस साइन क्या बता रहा? माइनस साइन, तो यहाँ पे बोलूंगा नेगेटिव साइन indicates that force and displacement are opposite in direction. Force and displacement are opposite in direction. Negative sign ये इंडिकेट करता बेटा। एक दूसरे एंगल से भी बताओ, स्केलर्स और वेक्टर्स वाले से। ये देख, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट। व्हाई डॉट प्रोडक्ट? बिकॉज दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या दे रहा है? स्केलर। क्योंकि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वर्क डन स्केलर है। तो अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर देगा तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। लेकिन जब कभी भी इस डॉट को यहां से हटाएंगे तो क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और यहां पे इस केस में थीटा का वैल्यू क्या है? 180। क्यों 180? फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। एंड व्हाट इज cos 180? -1। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा -fs। -1 होगा तो -fs हो गया कि नहीं? तो वही तो मैंने डायरेक्टली लिखा था -f dr, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? dr, फोर्स क्या है? f। समझा बेटा? तो इसको भी साइड में लिख के रखना, तभी भी तुमको समझ में आ जाएगा माइनस साइन क्यों आए।
बोले यहाँ पे माइनस साइन के पीछे का मैंने क्या रीजन लिख के दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बेटा बोलो अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए बने माइनस साइन। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, dw इज इक्वल टू माइनस f का वैल्यू बोल दो gmm r² इंटू dr। तो dw इज इक्वल टू क्या होगा माइनस gmm r² dr। ये छोटा सा वर्क डन है, पर मेरे को छोटे से वर्क डन में इंटरेस्ट है क्या? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore integration dw equals to minus gmm r² dr। इसको भी हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट, बट इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ पे r1 to r2 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 से w या w1 से w। मान लो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो यहां से एक क्या हो गया r1 और एक क्या हो गया r2। तो ऑलरेडी r1 के डिस्टेंस पे था, वहां से हम कहां पे लेके जा रहे हैं r2। तो भाई r1 तक भी लेके जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा और r2 तक लेके जाने के लिए भी वर्क डन करेगा। बेटा ये इंटीग्रेशन का साइन है और उसको हम बोलते हैं लिमिट इंटीग्रेशन। लिमिट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? लिमिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना, 11 students, 11 science students of fusion, 11 students of Mumbai, 11 students of Maharashtra, 11 students of India, 11 students of Asia, 11 students of world and 11 students of universe। आप लोग सब में हो कि नहीं? आप लोग तो सब में आ रहे हो, लेकिन मेरे को अगर टोटल वैल्यू जानना है 11 स्टूडेंट्स का, तो अपने पास कितने कलेक्शन है? किसका टोटल? फ्यूजन का टोटल, मुंबई का टोटल, महाराष्ट्र का टोटल, इंडिया का टोटल, एशिया का टोटल, वर्ल्ड का टोटल, यूनिवर्स का टोटल। किसका टोटल है कि नहीं बेटा? समझा मेरी बात? किसका टोटल वैल्यू चाहिए आपको? तो रेंज हो जाता, भाई मेरे को सिर्फ फ्यूजन का टोटल चाहिए, तो लिमिट क्या लग जाएगा? फ्यूजन। मेरे को इंडिया का चाहिए, तो टोटल ऑफ इंडिया। बहुत सारी वेराइटीज हो गए ना यहाँ पे, तो मुझे किसका टोटल चाहिए? तो उसी तरह से यहाँ पर R1 से R2, क्योंकि बेटा बहुत सारे अलग अलग डिस्टेंसेस है ना, मैंने दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, एक है R1 दूसरा क्या R2। मेरे को सिर्फ R1 से R2 तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से वहां पे क्या होगा? पोटेंशियल। होप यू आर गेटिंग विद दिस, मेरा बात सबको समझा? तो R1 तक के लिए वर्क डन क्या है? W1, और R2 तक के लिए वर्क डन क्या हो गया? W2। अब क्या करेंगे बेटा बोलो? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं इधर ही लिख के देता हूं बेटा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यही फॉर्मूले पे इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला याद है तो 75% फिजिक्स आपका सॉल्व हो जाएगा। एक ही फॉर्मूले पे। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, x पावर n dx। तो इसका फॉर्मूला है x पावर n+1 अपॉन n+1, बस इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर dx सिर्फ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। dw है तो क्या हो जाएगा? w। dy है तो क्या हो जाएगा? y। dp है तो क्या हो जाएगा? p। क्यों? क्योंकि dx का मतलब होता है, d बोले तो डेरिवेटिव, dx बोला था छोटा सा डिस्टेंस, और जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब उसका टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं। बेटा बड़ा सा वैल्यू कब होगा? जब ये छोटा वैल्यू निकल जाएगा तभी तो बड़ा वैल्यू होगा ना। तो dx में से x निकल गया, x आ गया, मतलब छोटा पार्ट निकल गया, आपको टोटल वैल्यू आ गया x। इसके लिए बताया dx का क्या होगा? x, dy का क्या होगा? y, dp का क्या होगा? p। और एक ये वाला फॉर्मूला, कोई भी x है, कोई भी वेरिएबल टर्म है, उसका कोई भी पावर, मान लो n पावर है, x पावर n dx, तो अभी dx में ऐसे निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट। छोटू सा निकल गया और इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जो भी x का पावर है, पावर में 1 ऐड करो और वही हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर।
होप यू आर गेटिंग दिस। पक्का सबको समझा है? श्योर? ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले बेटा देखो, यहाँ पे तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको बोलते हैं लोअर लेवल, इसको बोलते हैं हायर, मतलब लोअर लिमिट हायर लिमिट। तो लोअर लिमिट है w1, हायर लिमिट है w2 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस g m m कॉमन है, कॉमन है मतलब कांस्टेंट है, नॉट कॉमन है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। g का वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगा, बड़ू m का वैल्यू चेंज नहीं होगा, छोटू m का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये सब कांस्टेंट बाहर आ गए। यहाँ पे क्या बच गया बेटा बोलो, dr/r², और लिमिट वही है बेटा r1 से r2। पॉइंट समझा? अब क्या करेंगे देखो, जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो अब क्या करना है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या फॉर्मूला बोलो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हायर लिमिट क्या है w2, लोअर लिमिट क्या हो गया w1, w2 माइनस w1, हायर लिमिट माइनस लोअर, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे बोलो माइनस g बड़ू m छोटू m। यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा बोलो, इंटीग्रेशन में क्या लिख सकता हूँ, अब ऐसा कुछ फार्मूला नहीं दिख रहा है ना, तो मैं उस पर ऐसा लिख सकता हूँ r का पावर -2 dr, जो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है उसको r का पावर -2 dr नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पे क्या बेटा बोलो r1, यहाँ पे क्या बेटा बोलो r2। अब क्या करेंगे बेटा, मैं ना इसको ना लोग ना 2 स्टेप में खत्म कर देते, मैं एक स्टेप क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। पहला बार आप देख रहे हो ये सब, इससे गंदे वाले सम्स पहली बार देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए। स्लो एंड स्टडी, थोड़ा बड़ा होगा चलेगा, स्टेप समझ में आने चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वालों, ये ऑनलाइन वालों सुनते भी नहीं है, हाँ सुना, विघ्नेश थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर आ जाओ। मैं अगला स्टेप क्या होगा, W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 मतलब चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन को मैं ऐसा डेल्टा W बोल सकता हूँ, डेल्टा W बोल सकता हूँ बेटा, W2 माइनस W1 को डेल्टा W बोल सकता हूँ। यहाँ पे माइनस G बड़ू m छोटू m, बड़ू m छोटू m। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, r पावर -2 है तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, r का पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, वही ना, जो भी पावर उसमें +1। हाँ अरे मेरा बच्चा याद है, ये फार्मूला है तेरा, जो भी वेरिएबल टर्म उसका जो भी पावर है, पावर में 1 ऐड करो और वही पावर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे r का पावर क्या था बोलो, r का पावर -2, तो -2 प्लस 1 और वही पावर किधर आ गया डिनोमिनेटर में, -2 प्लस 1। समझा? अब क्या होगा बेटा बोलो, यहाँ पे dw एज इट इज माइनस g बड़ू m छोटू m, इसको क्या करेंगे बेटा बोलो, r पावर -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा r पावर -1 और यहाँ पे -1, ये क्या हो जाएगा r1 r2, ए वाला माइनस ए वाला -2 माइनस -2, तो क्या हो गया डेल्टा W इज इक्वल टू G बड़ू m छोटू m 1/r बोल सकता हूँ, r पावर -1 को 1/r बोल सकता हूँ, r1 to r2। अगर ये लिमिट नहीं है G(m)m डिवाइड बाय r, यही था ना तुम्हारा पोटेंशियल, यही था ना। बट यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, dw इज इक्वल टू G(m)m, ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो 1/r2 माइनस 1/r, यही था तुम्हारा, चेक कर लो, यही दिया है ना बुक में, यही दिया है ना। और यहाँ पे जो dw है मैं क्या बोलूंगा, सिंस वर्क डन स्टोर्स एज एन एनर्जी,
Therefore du is equals to क्या होगा, GMM 1/R2 minus 1/R। समझा सबको? पक्का सबको समझा? लेकिन सुनना मेरी बात, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लिख के भी तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे। ये डायग्राम वो लोगों ने नहीं दिया था। ये डायग्राम सच्ची समझ में आ रहा है कि नहीं? सिचुएशन क्या है? एक बार फिर से बोलता हूँ बेटा, एक बार फिर से बोलता हूँ, जरा समझो। हाँ बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जरा समझने का कोशिश करो एक बार। और ये इंटीग्रेशन से डरो मत। ये पहली बार देख रहे हो, पहली बार हर चीज ऐसी लगती है, डिफिकल्ट लगती है, बार बार उसको करते हो तो इजी हो जाता है या ना? चलो यहाँ पे फिर से देखो, फिर से एक बार बता रहा हूँ। हाँ, ये हमारा अर्थ है, उसका मास है बड़ू एम, जो भी है अर्थ का मास बड़ू एम, रेडियस आर। एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल एम, वो अर्थ सरफेस से एच के हाइट पे है, मतलब सेंटर से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज आर प्लस एच, सर्कुलर ऑर्बिट है बेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, बोलो? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि अर्थ इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले फोर्स निकाल लिया। क्या फोर्स? जो नॉर्मल फार्मूला पढ़ा है, Gmm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, Gmm बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। फिर फोर्स के बाद मैं ऐसा लिख के दूंगा कि इन ऑर्डर टू मूव सैटेलाइट above the earth surface further, work has to be done against gravitational force. Let dw be the small work done for small displacement dr, then it is given by, तब ये लिखेंगे dw is equals to minus f dr। इसके लिए बोला ऐसे मत छापो, बीच बीच में लिख के देने का भी है। ये लिख के दूंगा, फिर आप ये लिखोगे, उसमें माइनस साइन क्या बताता हो आप लिखोगे, ए वाला स्टेप लिखोगे, ए वाला स्टेप लिखोगे। यहाँ पे आने के बाद क्या बोलूंगा कि ये तो छोटा सा वर्क डन है ना, अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो लिखूंगा लेट डब्ल्यू बी द टोटल वर्क डन, देन इट इज गिवन बाय, फिर ये वाला लिखेंगे बेटा, ठीक है? उसके बाद फिर ये वाला प्लस ये वाला पॉइंट। मेरा बात सबको समझा है? अब सबसे पहले क्या करोगे बोलो? सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, और ये ना, इसको कहाँ पे लिखने वाले हो बोलो? ये जो लिख के दिया कहाँ पे लिखोगे? इसके बाजू में, इसके बाजू में बेटा, इसके बाजू में, किधर साइड में लिख के रखना ताकि समझेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं, इसके बाजू में लिखो ताकि समझेगा नेगेटिव साइन कहाँ से आया, उसके पीछे का मैथमेटिकल पॉइंट क्या है, ठीक है? उसके बाद ये वाले को बीएसएस में लिख लो, क्योंकि यही फार्मूला फिजिक्स में यूज होने वाला, ठीक है? इसको लिख लो। तो पहला फिलहाल डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करो। हेडिंग क्या डालने वाले हो? एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। वो लोगों ने बहुत शॉर्ट में निपटा दिया है, लेकिन समझ नहीं रहा है। प्रणीत समझा क्या? प्रणीत समझ में आया बेटा? ओके, सिर्फ पहले डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ, सिर्फ डायग्राम दिख रहा है। ओके, डायग्राम के नीचे लिखो
वही जो हम लोग लिखते हैं, कंसीडर अ सैटेलाइट, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m, consider a satellite of mass small m revolving round the earth, revolving round the earth of mass capital M and radius capital R, of mass capital M and radius capital R, of mass capital M and radius capital R. In circular orbit, in circular orbit, let h, small h, be the height of satellite. Let small h be the height of satellite, height of satellite from the earth's surface, from the earth's surface, from the earth's surface. Then radius of circular orbit is given by small r equals to capital R plus h. Then radius of circular orbit is given by small r equals to capital R plus h. Small r equals to capital R plus h ऐसा. Done? अगले लाइन से लिखो. Let F be the gravitational force between them. Let capital F be the gravitational force between Earth and satellite. Then बोले तो कौन? Earth and satellite. Then it is given by. Then it is given by. ऊपर वाला लिख लो F equals to G(m) by R square. उसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. निचले लाइन से लिखो. निचले लाइन से लिखो. In order to move satellite, in order to move satellite, in order to move satellite, in order to move satellite above the earth's surface further, above the earth's surface further, मतलब एक हाइट पे ऑलरेडी है, थोड़ा और ऊपर ऐसा, तो above the earth's surface further, then work has to be done. Then work has to be done. Then work has to be done against. Work has to be done. Then work has to be done against. Work has to be done against gravitational force. Work has to be done against gravitational force. Full stop, continue. Let dw, ऐसा देखो, let dw be the small work done. Let dw be the small work done. Let dw be the small work done for small displacement dr. For small displacement dr. Then it is given by. Yes. अभी वहां से लेके यहां तक छाप लो बेटा, यहां तक
इस पॉइंट तक छाप लो जल्दी से, यहां तक छापो, फिर आगे का पॉइंट बताता हूं। तो इसके सामने ये लिखने का ना W इक्वल टू हाँ फिर बोलो। जो भी हमने लिखा GW इक्वल टू माइनस, उसके हाँ। सामने ये लिखने का ना वाला बाजू हाँ ये लिखा ना बेटा, इसके सामने इधर बाजू में इधर साइड में लिख लो, ताकि वो समझेगा माइनस कैसे आया। हाँ वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमको समझ में है, इसके लिए हम लोग ऐसा लिख रहे बाजू। ओके इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद इस स्टेप के बाद बोलो बोलो, let W be the total work done, let W be the total work done to move satellite, हाँ, from distance R1 to R2, from distance R1 to R2, from R1 to R2, then it is given by, then it is given by, then it is given by, then it is given by। बेटा क्या होगा, अब यहां से लेके पूरा लास्ट तक छाप लो, कम ऑन। आप लोगों को ऐसा कुछ ये नहीं है कि एक टॉपिक चालू करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चालू कर देते हैं, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज, ये दो हो जाएगा। इसमें मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चालू करता हूँ, आशा तक हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स इसलिए बचे ना, एक दूसरा क्लास तो भी निपटा देंगे, और बाकी का शाम को।
कौन सा दिया उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फॉर्मूला? x पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 बड़े निकलते हैं। दिया का मतलब है इंटीग्रेट करके उसका टोटल वैल्यू आ तो बड़ा वैल्यू कम है, छोटा वैल्यू निकलता है। हाँ होता है। डेल्टा यू एनर्जी जो dw क्या है वर्क डन और डेल्टा यू क्या है एनर्जी। और डिफरेंट क्या लिखा है सिंस वर्क डन स्टोर्स इन द कोऑर्डिनेट्स एंड एनर्जी, इसलिए डेल्टा w का क्या होगा डेल्टा। ठीक है, क्लियर है बेटा, सबको हो गया? हम लोग आगे बढ़े न्यूमेरिकल्स पे आ जाए अभी। ठीक है चलो, वेलकम टू द न्यूमेरिकल्स। नाउ न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं बेटा। जैसे आर को लिखेंगे रेडियस होता है तो जो ऊपर जो डी आर ऊपर dr small displacement, dr small displacement r को क्या बोले जो हमने हाइट पे थोड़ा सा ऊपर लिया ना, हाँ मतलब डी आर है ना, उसको क्या लिखेंगे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब हाँ, मतलब r कैसा एक तरह डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट भी है, बट अगर यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस है ना थोड़ा, उसको थोड़ा और ऊपर तो और डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे। बेटा ये r1 r2 का कैसा था, ये अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट है, ये डिस्टेंस क्या r, थोड़ा और ऊपर लेके आ गया तो मान लो ये डिस्टेंस हो गया r1।
वहां से थोड़ा और ऊपर लेके आ गया तो डिस्टेंस क्या हो गया r2। ये तुम्हारा क्या था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वॉक डन। तो यहाँ पे तुम्हारा r1 है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए जो वॉक डन करूंगा वो हमारा क्या है, w। इसके लिए r1 r2 दो पॉइंट लिखा, और मैंने लिख के भी दिया था ना बेटा, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही लिख के दिया है ना, याद है कि नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म। चेक कर लो कुछ छूटा तो नहीं है, सब कर लिया अपन ने। कैलकुलस लॉस, तो बेटा कैलकुलस लॉस तो लोगों ने 10th में ही पढ़ा है। थ्री लॉस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जानना आप लोगों को? नहीं याद है तो बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है उसमें। कैलकुलस के लॉस पढ़े है ना, नहीं याद है? याद है, पहला क्या था बोलो, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग राउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, इन सच अ वे दैट सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। सन कहाँ पे रहेगा, किसी एक फोकाई पे रहेगा। दो फोकाई होता है ना एलिप्टिकल पाथ पे, ये देखो जैसे अगर ये एलिप्स है, ऐसा एलिप्स है, ऐसा एलिप्स है, उसमें दो फोकाई होता है, दो फोकाई। अगर ये वाला फोकाई कंसीडर किया तो ये वाला हो गया माइनर आर्क और ये वाला हो गया मेजर आर्क। अगर इसको कंसीडर किया तो ये वाला हो गया माइनर आर्क और ये वाला हो गया मेजर आर्क। दोनों का जो रेडियस होगा r1 और r2, उनका एवरेज वैल्यू निकाल लो बेटा, उसी को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बोलो, सेमी मेजर एक्सिस। तो यही था ना बेटा कि हमारा प्लैनेट जो है, कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है इन सच अ वे दैट द सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, या तो इस फोकाई पे होगा या इस फोकाई पे होगा, और उसके अराउंड में हमारा प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट, मान लो यहाँ पे सन है, वो बोलते हैं अगर यहाँ पे प्लैनेट है तो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाला लाइन कैसा होगा, लाइक दिस। अब वो प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर आ गया, अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन इज लाइक दिस। तो लोगों ने यही बोला है ना कि वेक्टर जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही बोला है ना। मतलब उनके हिसाब से ए वाला एरिया और ए वाला पूरा एरिया दोनों सेम, जो हमको सीधा सीधा लग रहा है बकवास कर रहा है, ये दोनों सेम तो नहीं है बेटा। फिर इसे कैसे बोल रहे हैं दोनों सेम है? क्या टाइम, और इसका कम है, तो फिर ऐसा कैसा वो लोगों ने बोल दिया दोनों इक्वल है, जो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। देख बेटा इसका एक्चुअल मीनिंग में बताता हूँ। एक्चुअल मीनिंग ऐसा ही होता है ना बेटा, आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, मुंह पे कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और रहता है। जैसा हमारे साथ होता है, कोई गेस्ट घर पे आया, वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अभी गेस्ट है, पैर छूते मन में गाली देते। तो ऐसे ही हो गई दुनिया बेटा, मन में कुछ और रहता है और मुंह पे कुछ और बोलते हैं। तो ऐसा इनका भी है। ये कौन है, ये देखो वैसे यहाँ पर भी है कि इन लोगों ने ऐसा बोला कि ये लाइन जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करता है वो इक्वल एरिया स्ट्रिप आउट करता है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग में बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एलिप्टिकल ऑर्बिट, यहाँ पे तुम्हारा कहीं पे सन है, मान लो यहाँ पे हमारा कोई भी प्लैनेट, प्लैनेट को इस पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आने के लिए जितना भी टाइम लगेगा टी, उतना ही टाइम में उस सी से डी तक ही जाएगा। बस पॉइंट समझा मेरा क्या है?
जितने टाइम में हमारा प्लैनेट ए से बी पोजीशन तक आएगा उतने ही टाइम में वो सिर्फ सी से डी तक ही जाएगा। आप बोलोगे सर इधर भी कुछ तो झोल है, सर इधर भी कुछ झोल है। सर आप बोल रहे हो कि सेम टाइम में यहाँ पे इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे इतना छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सर वही प्लैनेट है, वही सन है, वही ऑर्बिट है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे फास्ट मतलब यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? बेटा इसका एक ही मतलब होता है कि यहाँ पे वो फास्टर मूव होगा और यहाँ पे वो स्लोअर मूव होगा। इसका एक ही मतलब है ना, यहाँ पे वो फास्टर मूव हो रहा है और यहाँ पे वो स्लोअर मूव हो रहा है। तो सर कैन यू एक्सप्लेन कि यहाँ पे फास्ट मूव क्यों हो रहा है और वही प्लैनेट, वही सन, वही ऑर्बिट यहाँ पे स्लो क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा कि यहाँ पे प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस देखो ना काफी कम है। अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब वो यहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया देखो काफी दूर आ गया, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। सेंट्रीपेटल फोर्स भी क्या होगा? कम। तो वेलोसिटी भी क्या हो गया? सिंपल। इसके लिए बेटा यहाँ पे स्लो मूव होता है। और अब इन दोनों को ऐसा ज्वाइन कर दो। अब तो लग रहा है ना कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है। अब लग रहा है ना कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो उनका कहना और एक्चुअल में डिफरेंस है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट का मीनिंग सबको समझा? छुटकी बेटा समझा तुझे? कहाँ गए तीसरे? समझा बाबू? बाकी लोग? हेलो, शबाना टेंशन में है रे? हाँ शबाना तू टेंशन में है? कुछ टेंशन है तो बोल, सब तेरे ही भाई बहन है। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है चलो यहाँ देखो बेटा, ये सबको समझा? तो दोनों एरिया भी क्या हो गया? सेम। और उसके पीछे का रीजन समझा ना क्या है? जब वो यहाँ पे है तो फास्ट मूव होगा, यहाँ पे होगा स्लो मूव होगा। रीजन क्या है? नजदीक है, फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा है, फास्टर मूव होगा, वहां पर स्लोअर मूव होगा। सिंपल, याद रहेगा? ठीक है। और तीसरा वाला बहुत पपलू है। क्या है पपलू बेटा? बोलो कि इसके रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सीधी सी बात है, तो समझ में आता है। क्यों समझ में आता है बेटा? बोल। P is equals to 2 pi r by v। मान लो वेलोसिटी फिक्स्ड है, बट r जितना ज्यादा होगा सरकमफरेंस उतना ज्यादा होगा, टाइम तो उतना ज्यादा ही लगेगा ना उसको रिवॉल्व होने के लिए। तो वैसा ही है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इसको तो मैंने प्रूव भी करके भी दे दिया था, याद करो, टाइम पीरियड के समय पे प्रूव करके भी दिया है बेटा। तो इस तरह से बेटा ये हमारा हो गया डेरिवेशन, डेरिवेशन हो चुका है। तो जो तीन स्टेटमेंट है उसको लिख लो आप लोग अपने ओन वर्ड्स में। क्यों दिया है ना तीनों स्टेटमेंट्स, वो तीनों स्टेटमेंट्स लिख लो। क्या क्या स्टेटमेंट्स है बेटा? बोलो क्या क्या स्टेटमेंट्स है? व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? पहला क्या है? all planets are revolving round the sun in equatorial plane. All the planets are revolving around the sun in elliptical orbit in such a way that sun is at one of the foci। पहला हो गया। दूसरा क्या बेटा? बोलो सेकेंड वन, a line joining planet and the sun sweeps out equal area in equal interval of time। और थर्ड क्या बेटा? बोलो square of time period of revolution is directly proportional to cube of semi major axis। डन एवरीवन? कोई दुविधा नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो अभी ये समझो थियरी अपना खत्म हो गया इस टॉपिक का। आज शाम को हम इसका न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स शाम को कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम से नया टॉपिक चालू करेंगे। कौन सा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। याद रहेगा बेटा? चलो डन, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।